फायर करो। 6063 इन बुज़दिलों को छोड़ना नहीं है, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। फायर करो सर। काफी बंदे उनके मर गए, बाकी भाग रहे। खंजरिया जी कमांडर। कालूखाना जी कमांडर। काशकोल जी कमांडर। खालिदा जी कमांडर। फौजी दिन ब दिन हमारे इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। हमारे से दिन ब दिन वो इलाका ले रहे हैं। तो कल फौजियों का एक कन्वॉय यहाँ से राशन और असला लेके जा रहे हैं। उनको हमने कल यहाँ से नहीं गुजरने देना है। सहर होते ही वहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन पर पहुँच जाना है और फौजियों का कन्वॉय हम इधर से नहीं गुजरने देंगे। तैयार हो? दुश्मन तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हमें उनसे हमेशा एक कदम आगे रहना है। हमारा मिशन फर्स्ट लाइट से पहले पिकेट एस्टेब्लिश करना और सुबह 6 बजे रज़मक से पस ज़ियारत कॉन्वॉय को बाहिफाजत लेकर जाना। 18 अक्टूबर 2010 को कॉन्वॉय की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई। दहशतगर्द की प्रायोरिटी होती है कि कॉन्वॉय पे हमला करके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को नुकसान पहुंचाएं, और जो उनमें अम्यूनिशन है उसको नुकसान पहुंचाएं, या जो वहाँ के लोगों के लिए खुराक जारी है उसको नुकसान पहुंचाएं। इस दफ़ा हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज की है। हम रात के अंधेरे में ही तमाम पिकेट एस्टेब्लिश कर लेंगे ताकि टेररिस्ट को मुकम्मल तौर पर सरप्राइज़ दें। इस मकसद के लिए हम 6813 कंडाइसर, बिशमत, रेड रिज पर पिकेट एस्टेब्लिश करेंगे। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो कन्वॉय हमारे गुजर रहे, जो हमारी गाड़ी जाने थी, कि उन पर दहशतगर्दों ने हमला करना है। रेड रिज सबसे आगे है। टेक्निकल लिहाज से ये जगह निहायत ही अहमियत के हामिल है। अगर ये इलाका दुश्मन के कब्जे में चला गया तो हमारा कॉन्वॉय दुश्मन की डायरेक्ट फायर की जद में आ जाएगा, जिससे माली और जानी नुकसान का खदशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्टिकल फीचर्स पे पिकेट्स लगाई जाती हैं। फजल साहब की बहादुरी, उनकी उस इलाके की समझबूझ, इस वजह से सबसे मुश्किल पिकेटिंग कमांडर का इंचार्ज बनाया। इस जगह की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अफजल फजल साहब आपको यहाँ पर डिटेल किए जाते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर पिकेट इस्टेब्लिश करेंगे और मुझे ऑल ओके देंगे। दूसरे नंबर की पिकेट आप एस्टेब्लिश करोगे सर। कैप्टन ज़हूर, आप नंबर 3 पिकेट एस्टेब्लिश करेंगे। पिकेट लगाने का असल मकसद ये था कन्वॉय गुजरना। जब भी वहाँ से कन्वॉय गुजरती थी तो वो दहशतगर्द उस पर हमला करते थे, इसलिए उसके लिए पिकेटिंग लगाई जाती थी। तो हमारा असल मकसद पिकेटिंग लगाने का कन्वॉय को गुजारना था। बहुत अच्छे थे, किसी के साथ फजूल बात नहीं करते थे, बग़ैर मतलब के वो बोलते ही नहीं था। मैं ख़ुद फुटबॉल खेलता था और उसने भी इस गेम को पसंद किया था। ये लक्कड़ मार से इसका ताल्लुक़ था, तो लक्कड़ मार की जो फुटबॉल टीम है वो बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें भी उसका काफ़ी सारा नाम है, तो उसी नाते से फ़ुटबॉल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। आर्मी में फुटबॉल और गेमों के मुकाबले होते रहते हैं। फजल साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और फुटबॉल के वो नहायत ही अच्छे खिलाड़ी थे। जिस टीम में उन्होंने हिस्सा लिया है वो हमेशा जीती है। टारगेट हमसे कोई 1 किलोमीटर के फासले पे था, तो उन्होंने अपनी प्लेटून को टारगेट एरिया की तरफ मूव करवाया। और अगज़े में भी था, जो बाढ़ ऑपरेशन था वो भी हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख्याल से आने लड़कों, इधर से चले जाएंगे इंशाल्लाह, इतना टीम नहीं है। नायब सूबेदार फजल साहब हमें बता रहे थे कि मेरे वालिद साहब खुद इसी इलाके में ऑपरेशन करके गए और उन्होंने हमें बताया कि पहाड़ी एरिया में किस तरह मूव करना है और किस तरह ऑपरेशन करना है। मुझे खुद अपने वालिद ने बताया इस पहाड़ इलाके का कि वज़ीरिस्तान के वो खुद कमांडर इधर आए। इलाका तो इसी है, लेकिन इधर बहुत तालिब बहुत है और इलाका बहुत सख्त इलाका है। मौसम के लिहाज से ये इलाका ठीक है। जब हम वहाँ पहुँचे तो पहले हमने अपना सारा इलाका सर्च किया। फजल साहब ने भी, हमने भी, वो हमें बार बार यही हिदायत कर रहे थे कि चारों तरफ ख्याल रखना है। 19 अक्टूबर को सुबह 3:30 बजे हमने रेड रिज को कब्ज़े में ले लिया। मैनेजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। रात को फजल साहब ने ओके दी कि हमारी पिकेट इस्टेब्लिश हो चुकी है। नमाज़ पढ़ना, कुरान में पाक पढ़ना, हर नमाज में हाज़िर होना मुझे ज़्यादा पसंद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब टारगेट एरिया पे पहुंच गए तो उन्होंने एक एक करके अपनी प्लेटून के तमाम बंदों से फजर की नमाज़ पढ़वाई और फिर ख़ुद भी नमाज फ़जर अदा की।
जो आता था हम बहुत खुश होते थे, उसकी इस्तकबाल करते थे दरवाजे पर। उधर लाल तीन फौजियों ने कैप्चर किया, 3 चौकियों की बनी है। वो हमसे बहुत प्यार करते थे और हमसे बहुत इखलाक से पेश आते थे, हमको अच्छी तरह समझाते थे। हमारे पीछे कैप्टन जहूर साहब थे, दरमियान में हमारा मोर्चा था और फ्रंट पे फजल साहब थे। पहाड़ी इलाके में काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती, तो जो एरिया हमें नज़र नहीं आ रहा था और ज़्यादा क्लियर नहीं था, उसी साइड से दुश्मनों ने हमला किया। सर कानवाई गुजर जाए फिर चाय शाय का बंदोबस्त करते हैं सर। ठीक है, ख्याल करो दाई भाई। ठीक है साहिबजादा, जाग के रहो। सुबह 6 बजे के करीब दुश्मनों ने दस्ती बम फेंके। जिसकी वजह से फजल साहब और उसके 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। वो सामने फजल साहब वाली चौकी पे अटैक आ गया है, आप लोग उन पे फायर करो। तालिबान ने 3 फेज़ में फजल साहब के मोर्चे पर हमला किया और वो बहुत बड़ी तादाद में थे और हमारी तादाद थोड़ी थी। एक मोर्चे में 5-5 बंदे थे और 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तू भी लग गया, बस मेरा पीछे भेज दो वापस। ठीक है, तकरीबन 6 बजे के करीब मैंने फजल साहब की दोबारा वायरलेस पे इंफॉर्मेशन सुनी कि 6 हमारे मोर्चे पर फायर है, हमारे 2 साथी जख्मी है और मैं भी जख्मी हूँ, शदीद जख्मी। बच्चों को वो तो बड़े आदमी बनाना चाहते थे, एक बेटे को अफसर बनाना चाहते थे, एक को डॉक्टर। जिस भी ऑपरेशन में गए, जहाँ पे भी उनको मैंने पाया तो सबसे आगे ही पाया। हमेशा कहा करते थे और अल्लाह करे हमें मौका मिले कि हम लोग भी जाएं और कोई हम कंट्रीब्यूट कर सकें अपने मुल्क के लिए किसी भी फेज़ में। जो जख्मी थे उनको फजल साहब ने पीछे भिजवा दिया। 6 बंद के लिए कोई बंद गए तो ले जाएगा। ठीक है सर, आप जख्मी मेरी लोकेशन पर भेज दें और हम भी इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। हम दुश्मन पर फायर करते रहेंगे। पीछे उनके साथ 2 और सिपाही थे। फजल साहब उनको दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहे। AGL के साथ उन्होंने AGL फायर किया, दस्ती बम, बाकी खुदकार हथियारों से उनका मुकाबला किया रखा, उनके हमले को रोके रखा।
फजल साहब ज़ख्मी होने के बावजूद भी उनके साथ लड़ते रहे और अपने साथ वाले और 2 साथियों को भी हौसला देते रहे, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें भी संभलने का मौका मिल गया और हमारा ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। उसने कहा था जब मैं शहादत नोच लूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहते थे कि साहब हम इतने गुनाहगार हैं कि अगर हम आज मर जाएं तो हम अल्लाह ताला को अपना मुंह नहीं दिखा सकते, तो बेहतर है कि अल्लाह हमें शहादत का रुतबा दे ताकि बग़ैर हिसाब किताब के हम जन्नत में जा सकें। अचानक एक और ब्रेस्ट फायर हुआ है जो उनको लगा। उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किए और वो शहीद हो गए। उसका मायत जो आई हमने खुशी से इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला ने इतना दर्जा उसको दिया। वो तो बक्स में था। मेरी ख्वाहिश थी कि गले लगा लूँ अपने बेटे को आखिरी बार। लेकिन किसी ने, मैंने कहा कि भाई अगर मैं कर लूँ तो ये बाकी जो है ये भी करेंगे, तो भाई हम भी इसको देख लेते हैं, जिस मतलब छाती लगा लेते हैं, आखिरी वक्त है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझ पे क्या गुजरती, भूल नहीं सकते। सुबह शाम, सुबह भी जाता हूँ मकबरे पे, शाम को भी जाता हूँ, जस्ट टाइम भी टाइम, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिन में जाता हूँ। जब वो घर आता था तो हमको बहुत खुश रहते, हर वक्त उसकी कमी मुझे महसूस होती थी। अभी हम कहते हैं कि फ़ोन आएगा, अभी फजल इसके दरवाजे पर आएगा। कितना 1.5 साल हो गया हम इस भूले नहीं। शाम हुई या सुबह हुई, उसका फ़ोन का इंतज़ार अभी हमको है। इन बुज़दिलों को छोड़ना नहीं, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। खैर करो। काफी बंदे उनके मर गए, बाकी भाग रहे। फजल साहब अगर ज़ख्मी होने के बाद अपना मोर्चा छोड़ जाते तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता। वो फजल साहब के मोर्चे पर भी कब्ज़ा कर लेते और हम भी उस टाइम संभल नहीं सके थे, तो हमें भी ख़त्म कर देते और साथ वाले कन्वाई को भी वो नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन फजल साहब ज़ख्मी होने के बावजूद भी लड़ते रहे, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हम भी संभल गए और फजल साहब के साथ जो 2 और साथी थे उनको वो हौसला देते, वो भी उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे, जिसकी वजह से हमने फिर उनका हमला पसपा कर दिया और काफ़ी तादाद में वो मारे भी गए और बाकी पसपा होकर भाग गए। खैर करते रहो, मैं देखता हूँ। वो भाग रहे हैं, चलो फजल चावल चौकी पे चलते हैं, वो दोबारा उन पे हमला न कर दें। जब हमने उनकी डेड बॉडी को देखा तो हमें बहुत दिली दुख हुआ, क्योंकि वो हमारे रूममेट भी थे, कोर्समेट भी थे और हम एक ही प्लेटून में रहे थे। तो बाकी जो सिपाही थे उन्होंने उनकी डेड बॉडी को देख के रोना शुरू किया, लेकिन मैंने उनको हौसला दिया क्योंकि मैं उनमें सबसे बड़ा था। परेशान ना हो, परेशान ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अपने मिशन में कामयाब हो गए, सिर्फ आप लोग परेशान मत हो जाओ।
फजल साहब हमें अक्सर ये कहा करते थे कि ये यूनिफॉर्म जो है ना, ये हमारा कफन है और इसी मुल्क की खातिर हम भर्ती हुए हैं और इसी मुल्क की खातिर हम जान दे देंगे। और इंशाल्लाह जब भी कभी मौका मिला मैं इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करूँगा। और उन्होंने अपनी ये बात पूरी कर दी। एक मिनट के लिए तो कंप्लीट बटालियन हेडक्वार्टर में एक सन्नाटा हो गया, क्योंकि उन जैसा नेक, पारसार और मुल्क को कौम के लिए दर्द रखने वाला इंसान और ऐसा सपूत मुल्क को बहुत कम मिलता है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि वो जिस मकसद के लिए भर्ती हुए थे तो उस मकसद में वो कामयाब हुए और उन्होंने जाम शहादत नोश किया मुल्क की खातिर। इतना आला मर्तबा अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब करता है। और ये हज़रत खालिद बिन वलीद जो इतने बड़े हमारे मुस्लिम वॉरियर हैं, वो भी बार बार चाहते थे कि उन्हें जो है ना हर जंग में शहादत का रुतबा नसीब हो, लेकिन हर किसी को नहीं ये नसीब हुआ। तो अल्लाह ताला ने उनकी दिल की मुराद सुनी और बाकी उन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुछ करके दिखाया। फुटबॉल का ग्राउंड साथ ही उसका घर भी है और खुशकिस्मती उसकी ये है कि उसी फुटबॉल ग्राउंड के एक कॉर्नर पर उसका कब्र भी बन गया। तो ये उसकी फ़ुटबॉल के साथ जो मोहब्बत थी, जहाँ से उसने फ़ुटबॉल के साथ मोहब्बत शुरू की थी, उसी के साथ उसने उस जगह पे उसकी अख्तिताम हुआ है। इतना फ़ख्र जितने ज़मीन और आसमान का कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज लकड़ मार के कब्रिस्तान में मेरे लड़की के ऊपर मुल्क की झंडी लगी हुई है। हमने उसकी शहादत पर बहुत फ़ख्र है। हम आदमी को शहादत मिली। हम दोनों बेटों को पाक फ़ौज में भेजेंगे इंशाल्लाह। इनको मुल्क दुश्मन को मुंह तोड़ के जवाब देंगे। मैं भी अपने अबू की तरह अपने मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम सब छोटे बड़े मुल्क पे कुर्बान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हमें फ़ख्र है अपने मुल्क पे।